हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69th बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 के प्रश्न पत्रों को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा संचालित की जा रही है और इसके तहत आज यानी कि 4 जनवरी को जीएस पेपर 1 समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा संपन्न हुई है। तो इसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों को 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्रों से तुलना की जाएगी, कंपैरिजन की जाएगी और 70वीं बीपीएससी के लिए आप लोग किस प्रकार से कवर करें इस सेक्शन को, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आइए बिना देर किए हम लोग 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 के प्रश्न पत्र का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर एक सेक्शन में जीएस का जो पहला प्रश्न होगा वह शॉर्ट नोट से संबंधित होगा, ठीक है। और यहां पर चूंकि सेक्शन 1 जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 जो होता है वह इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होता है। तो इसके तहत पहला प्रश्न जो है वह निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने के लिए आया हुआ है। इनमें से 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से 5 प्रश्न का आपको जवाब देना है, लेकिन इसकी जो अंक है अलग अलग है। जैसे स्टार्टिंग के 3 प्रश्न 8-8 नंबर के हैं और अंतिम 2 प्रश्न 7-7 नंबर के हैं, ठीक है। अगर टोटल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 38 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर इसमें सवाल को देखें तो इसका पहला प्रश्न है कि भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 पर टिप्पणी लिखना है। अगर आप 68वीं बीपीएससी का प्रश्न पत्र देखेंगे तो 68वीं बीपीएससी में भारत सरकार अधिनियम 1858 प्रश्न पूछा गया था शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 69वीं में पूछा गया है भारत परिषद अधिनियम 1892 और 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। यानी कि अब 70वीं बीपीएससी के लिए आप लोग एक अधिनियम, एक एक्ट हमेशा तैयार रखें। आप लोग 1774 ईस्वी के एक्ट से लेकर 1773 ईस्वी के एक्ट से लेकर 1947 ईस्वी तक हर एक एक्ट पर आप लोग शॉर्ट नोट्स तैयार रखें, ठीक है। 1858 है, 1909, 1935, ये सारे जो अधिनियम है वहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, संथाल विद्रोह पर शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। यह हमने नोट्स जो प्रोवाइड किया था उसमें भी आप सबों को हमने दिया था नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में संथाल विद्रोह कारण और परिणाम वही आपको लिखना था जो यहां पर शॉर्ट नोट्स पे पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर 68वीं बीपीएससी में देखेंगे तो 68वीं बीपीएससी में बिरसा आंदोलन पर शॉर्ट नोट्स पूछा गया था और 69वीं बीपीएससी में संथाल विद्रोह पर प्रश्न पूछा गया है। सेक्शन 1 अगर आप देखेंगे हिस्ट्री वाला जो प्रश्न है बिल्कुल टफ प्रश्न नहीं है। 68वीं 69वीं और जिस प्रकार से ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री में उसी प्रकार के प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न हैं जिसे वहां पर आसानी तरीके से आप लोग एग्जामिनेशन में हल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कसी चंपारण सत्याग्रह पर शॉर्ट नोट्स पूछा गया है। पिछली बार अगर आप 68वीं बीपीएससी का प्रश्न पत्र देखेंगे तो नील विद्रोह पर शॉर्ट नोट्स पूछा गया था, नील विद्रोह, और इस बार प्रश्न पूछा गया चंपारण सत्याग्रह। इसे भी हमने नोट्स के रूप में आप सबको प्रोवाइड कराया था और जो हमारा पेड आंसर राइटिंग बैच है जो मेंस के लिए चलता है उसमें भी हमने संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, ये सारे लगभग हमने प्रश्न वहां पे डिस्कस किया था। अगला है मौर्य काल की कला एवं वास्तुकला। चूंकि यह एक सर्किल में जो कला है, आर्ट एंड कल्चर, वह एक सर्किल में बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। 68वीं बीपीएससी में आप देखेंगे तो 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पटना कलम चित्रकला पे पूछा गया है, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि 69वीं बीपीएससी में या तो पाल कला से पूछना चाहिए या फिर मॉल कला से पूछना चाहिए और यहां पर मॉल कला से ही उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड प्रश्न इसे नहीं कहा जा सकता। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसे पहले से गेसिंग करके उसे तैयार किया जा सकता था, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। अगला है प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र। यह भी देखेंगे तो आप 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से मिलता जुलता प्रश्न है। 68वीं बीपीएससी में शॉर्ट नोट्स पूछा गया था प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुहाओं का विकास, यह पूछा गया था 68वीं में। 69वीं में पूछा है पूर्वी भारत के गुफा चित्र, ठीक है। सॉरी। तो ये सारे प्रश्न जो है बिल्कुल आसान प्रश्न है। अब हम लोग इसका लॉन्ग प्रश्न देखते हैं। लॉन्ग प्रश्न में इंडियन हिस्ट्री के तहत पूछा गया है। पहला प्रश्न देखिए, अगर लॉन्ग देखा जाए तो
प्राचीन काल से बिहार शिक्षा एवं अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या करिए। यानी कि प्राचीन काल से पूछा गया है, प्राचीन काल में नहीं पूछा गया है। प्राचीन काल से बिहार शिक्षा एवं अध्यात्म का केंद्र रहा है, यानी कि प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक किस प्रकार से बिहार जो है वह शिक्षा और अध्यात्म, इन दोनों पॉइंट पर आपको फोकस करना है। प्राचीन समय से लेकर, यानी कि प्राचीन काल आप लिखेंगे, उसके बाद आप मध्यकाल की चर्चा करनी थी, मध्यकाल के बाद आधुनिक समय की चर्चा करनी है, और फिर समसामयिक की वर्तमान समय की चर्चा करनी है। इन चारों काल में, इन चारों चरणों में किस प्रकार से बिहार शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या करनी है। आप सभी जानते हैं यह आसान प्रश्न और यह पढ़ना भी है, सिलेबस के अंतर्गत यह पढ़ना भी है। किस प्रकार से प्राचीन समय से, चाहे वह हमारा विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, इन सभी चीजों का आपको वर्णन करना था। आधुनिक काल, हर एक चीजों का आपको यहाँ पर सिस्टमैटिक रूप में वर्णन करना था। शिक्षा और अध्यात्म भी यहाँ पर पूछा गया है, तो किस प्रकार से बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म का विकास हुआ, ठीक है, विभिन्न शासकों ने किस प्रकार से विभिन्न धर्मों को संरक्षण प्रदान किया, उसका विस्तार किया, इन सभी चीजों को आपको समन्वय रूप से यहां पर लिखना था। तो यह भी आसान जो है, आसान प्रश्न यहां पर पूछा गया है। इसके साथ एक और अच्छी बात है कि यहां पर जो या करके जो प्रश्न पूछा गया है वह चंपारण आंदोलन से प्रश्न पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देखेंगे तो ऐसे प्रश्न कई बार बीपीएससी के द्वारा मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन करिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करिए। यानी कि चंपारण आंदोलन का पूरा विश्लेषण, पूरा मूल्यांकन, कारण परिणाम, इन सारे चीजों को इसमें लिखना था। और इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, किस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की है, किस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह ने भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद किया, और इसी लामबंदी का परिणाम था कि चंपारण आंदोलन के बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसान आंदोलन हुआ, और इसका क्या परिणाम पड़ा कि ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर उत्पन्न हुआ और भारत आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इन सभी चीजों का यहां पर आपको एक्सप्लेन करना था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, जिसे बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आइए प्रश्न नंबर 3। यहां पर पहला प्रश्न है, यह भी प्रीवियस बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 3 चरण है, कौन कौन 3 चरण है, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण, ये जो 3 चरण है, उन 3 चरणों में से एक चरण के बारे में यहां पर पूछा गया है, और वह कौन सा चरण, उदारवादी चरण। तो इसके योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करिए, किस प्रकार से उदारवादी चरण ने ब्रिटिश सरकार को झुकाने का काम किया है, उदारवादी चरण के विकास ने किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की है, उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगों को मनवाने के लिए किन किन प्रकार के साधनों का प्रयोग किया है, उसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों सकारात्मक एंड नकारात्मक, क्यों, क्योंकि यहां पर आलोचनात्मक परीक्षण पूछा गया है। तो इन दोनों चीजों में, इन दोनों संदर्भों में आपको यहां पर उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यह भी प्रश्न अनएक्सपेक्टेड इसे नहीं कहा जा सकता है, आसान प्रकृति का यह भी प्रश्न था। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जो जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 का जो सेक्शन होता है वह बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, इसके यहां में करके पूछा गया, बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास एवं उसके प्रभाव को रेखांकित करिए। ठीक है, तो ये सारे जो प्रश्न है जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 का प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न है और बिल्कुल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जीएस पेपर 1 में जो सबसे चैलेंजिंग सेक्शन है और जहां पर स्टूडेंट लोगों को दिक्कत होती है वह है जीएस पेपर 1 सेक्शन 2, जो कि करेंट और अफेयर का सेक्शन है। यहां पर थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ करंट अफेयर है, वह डायनेमिक होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट यहां पर पढ़ने होते हैं। साइंस एंड टेक का भी एस्पेक्ट यहां पर आएगा, पॉलिटी का भी आएगा, ज्योग्राफी का भी आएगा, हर एक सेक्शन का एस्पेक्ट करंट में कवर होते हैं। तो इसीलिए यह थोड़ा सा चैलेंजिंग सेक्शन होता है। अब इसके हम लोग यहां पर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 2, इसमें भी 5 शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं और उसके बाद 2 लॉन्ग आंसर लिखना होता है, जैसे सेक्शन 1 में हमने देखा। पहला शॉर्ट नोट्स है,
लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता का उल्लेख करें। यानी कि किस प्रकार से, इससे देखिए, इससे संबंधित एक डॉक्यूमेंट भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई है और हाल ही में जारी की गई थी और उसे एक नए रूप, नए नाम देकर जारी किया गया है। तो इसी संदर्भ में यहां पर प्रश्न पूछा गया है, तो उन सभी न्यायिक निर्णयों के बारे में आपको यहां पर लिखना है। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और कई दिनों से यह न्यूज में चल रहा था और हाल ही में सरकार के द्वारा इसे पारित भी किया जा चुका है, वह है नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। देखिए, अभी 3 नए आपराधिक कानून जो है वह संसद ने पारित किया है। गृह मंत्रालय के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए कानूनों को संसद के पटल पर रखा और इसे पारित किया गया है। उन्हीं में से एक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, उसकी प्रासंगिकता का विवेचन पूछा गया है। यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की क्या प्रासंगिकता है, इसका विवेचन करना है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि जो भी महत्वपूर्ण विधेयक सदन के द्वारा पारित किया जा रहा हो, चाहे वह केंद्रीय विधायिका हो या फिर राज्य की विधायिका हो, उन सभी विधेयकों पर आपकी नजर होनी चाहिए, पैनी नजर होनी चाहिए और हर एक विधेयक के बारे में आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन आपके माइंड में बना होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाल ही में टेलीकॉम बिल भी लागू किया गया है और इसी प्रकार से 3 नए आपराधिक कानून भी सरकार के द्वारा लाया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था और कई दिनों से न्यूज़पेपर में रहा है। कई सारे एडिटोरियल हमने टेलीग्राम ग्रुप ISPC सेंटर पर आपको प्रोवाइड किया है। तो उम्मीद है कि आपने अगर उन सभी चीजों को पढ़ा होगा, हमारे टेलीग्राम के नोट्स को आपने स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन के साथ पढ़ा होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी करंट अफेयर सेक्शन में भी। ठीक है, और आगे डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, विधायी संस्थाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में कृत्रिम बौद्धिक क्षमता की भूमिका का मूल्यांकन करें। यानी कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया में AI किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इवैल्यूएट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन। हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें AI किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यहां पर भी देखिए, मूल्यांकन कीजिए पूछा गया है, यानी कि किस प्रकार से भूमिका निभा सकता है। आप इसके पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य को भी वहां पर रखें और निगेटिव परिप्रेक्ष्य को भी वहां पर आपको रखना है। तो इन दोनों संदर्भों में आपको वहां पर जवाब देना था। यह भी बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। AI हमेशा न्यूज में, कई वर्षों से AI पिछले 2-3 सालों से न्यूज में रहा है और AI जब आप साइंस एंड टेक के अंतर्गत AI को कवर करते हैं तो AI का यूज डिफरेंट सेक्शन में आपको पढ़ना होता है। चाहे वह रक्षा क्षेत्र में AI का यूज पढ़ा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में AI का यूज देखा जाए, या फिर हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र में AI का यूज देखा जाए, या फिर निर्णय निर्माण प्रक्रिया में AI का किस प्रकार से यूज है। इन सभी क्षेत्रों में AI का यूज अगर आपने अच्छे तरीके से किया होगा तो अगेन यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसका उत्तर लिखने में। ठीक है, अगला प्रश्न, वैश्विक वेतन प्रतिवेदन 2022-23 के मापदंडों एवं प्रभावों का विवरण दीजिए। हाँ, यह प्रश्न थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है। ऐसे प्रश्न बिल्कुल जो होते हैं वह कई स्टूडेंट इस पर गौर नहीं करते हैं, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट सरकार के द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पर पूछा गया है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, तो कई सारी रिपोर्ट आती है, तो उसमें हो सकता है कि स्पेशल अटेंशन ना जाए। लेकिन बीपीएससी में जब शॉर्ट नोट्स पूछा जाने लगा है, तो शॉर्ट नोट्स पूछे जाने का मतलब है कि बीपीएससी चाहती है कि आप डेली न्यूज़पेपर का आप लोग अध्ययन करें, डेली न्यूज़पेपर का अध्ययन करें। इसके अलावा महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल जो रिपोर्ट हैं उसको आप गहनता के साथ अध्ययन करें, तभी आप करंट अफेयर के तहत शॉर्ट नोट्स सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। जो भी महत्वपूर्ण न्यूज आ रहा है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट आ रहा है, इंडेक्स आ रहे हैं, उन सभी चीजों पर आपकी पैनी नजर रखनी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न, यह शॉर्ट नोट्स हमने अपने आंसर राइटिंग पेड बैच में भी प्रोवाइड कराया है। देखिए, इस बार जो करंट अफेयर के जो प्रश्न आए हैं उनमें 83 मार्क्स के प्रश्न ऐसे हैं जिसे हमने नोट्स के रूप में हमने 69th पेड आंसर राइटिंग बैच में भी कराया है और 69th मेंस का जो हमने नोट्स सेल किया है उसमें करंट अफेयर के तहत 83 मार्क्स का करंट अफेयर सेक्शन हमने कवर किया है। दोनों जो लॉन्ग प्रश्न है, दोनों लॉन्ग सेक्शन
दोनों लॉन्ग अगर देखा जाए करंट अफेयर का तो हमने कवर करा दिया था, और ये शॉर्ट नोट्स एज इट इज हमने लिखने के लिए दिया था, और शॉर्ट नोट्स में भी है हमने नोट्स के रूप में प्रोवाइड कराया है। तो ये वाला शॉर्ट नोट्स और आगे का मैं जो दो करंट अफेयर लॉन्ग डिस्कस करूंगा वो दोनों लॉन्ग, यानी कि 2 लॉन्ग प्लस 1 शॉर्ट नोट्स, यानी कि 83 मार्क्स का प्रश्न हमने हमारे नोट्स से यहाँ पर 69 बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेलीग्राम ग्रुप पे कई सारे बिंदुओं का कंटेंट हमने प्रोवाइड किया, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता, इसे भी हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया था। कई सारे आर्टिकल इस पे हमने प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर करंट अफेयर सेक्शन के तहत हैं। इसके अलावा हिस्ट्री में जाएंगे तो शायद ही कोई ऐसा सेक्शन होगा जिसे हमने टैकल ना किया हो, चाहे वह संथाल हो, चंपारण हो, नील विद्रोह हो, ठीक है। हमने सारे सेक्शन को कवर कराकर हमने नोट्स प्रोवाइड किया, यहाँ तक कि उदारवादी चरण जो लॉन्ग में पूछा गया है उसका भी नोट्स हमने प्रोवाइड कराया था 69 के एस्पायरेंट्स को, ठीक है। तो कई सारे प्रश्न हैं जिसे हमने कवर करा दिया था। तो उम्मीद है कि आप लोग निश्चिंत आसानी से इस परीक्षा को आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। जीएस पेपर 1 में तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। आइए लॉन्ग सेक्शन देखते हैं। लॉन्ग में पहला प्रश्न है और करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, और इसे तो आप लोग आसानी से कर भी चुके होंगे। मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। कई दिनों से चर्चा में बना हुआ है। इसको लेकर संसद में अगर आप देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव तक सरकार के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाया जा चुका है, तो ऐसे टॉपिक को तो आपको सबसे पहले कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मणिपुर संकट से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, और ऐसे भी यह संकट जो है विगत 1 साल से न्यूज में लगातार रह रहा है। मणिपुर संकट हाल फिलहाल में भी कल परसों भी यहाँ पर घटनाएं घटित हुई है। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, टिप्पणी करिए। तो इस प्रकार से मणिपुर संकट से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जब मणिपुर संकट तुरंत न्यूज में था तो हमने एक ऑडियो के माध्यम से मणिपुर संकट को समझाने का प्रयास किया था। वह ऑडियो हमारे आज भी टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर पर अवेलेबल है, आप लोग उसे जाकर सुन सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न को यहां पर समझिए और उसे प्रश्न के अनुसार आप लिखेंगे। प्रश्न है मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी दीजिए, यानी कि मणिपुर संकट के बारे में आपको बताना है कि आखिर यह संकट क्यों उत्पन्न हुआ है और सरकार इसे किस प्रकार से टैकल कर रही है। आपकी दृष्टि में प्रश्न का दूसरा सेक्शन, प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है, यानी कि भारतीय राजनीति पर किस प्रकार से प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से वह प्रभाव डाल सकता है, पॉजिटिव निगेटिव, उस पर टिप्पणी करना है, ठीक है। तो मणिपुर संकट और उसके राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव यहाँ पर पूछा गया है। यह भी आसान प्रश्न है जिसे किया जा सकता था। अगला आइए, एक और खुशी की बात यह है कि इसका जो या करके जो प्रश्न पूछा गया है वह G20 से पूछा गया है, और एक्चुअली G20 का जब सबमिट हो रहा था तो लगातार कई दिनों तक यहाँ की न्यूज़पेपर ने इसे प्रमुखता के साथ जगह दी, क्योंकि G20 जैसे बड़े सम्मेलनों, जब बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हो भारत की धरती पर, तो किसी के लिए भी एक गौरव की बात होती है। तो G20 को आपने अच्छे से कवर किया होगा। यहाँ पर अगेन सुनिए, इसका भी नोट्स हमने प्रोवाइड किया था। प्रश्न को सुनिए, यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि G20 में भारतीय नेतृत्व प्राचीन दर्शन वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान की भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे संरूपित होनी है, इसका मूल्यांकन करिए। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न है कि G20 सम्मेलन हो जाने से यह कैसे प्रतिबिंबित होता है कि भारत जो है वह वसुधैव कुटुंबकम के प्रति कटिबद्ध है, भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम के प्रति प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो इसे स्पष्ट करना था। कई सारे बिंदुओं के माध्यम से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। भारत की G20 में वैश्विक सहयोग एवं विकास में योगदान में भूमिका इस दर्शन के साथ कैसे स्वरूपित होती है, इसका मूल्यांकन करिए। यानी कि G20 डिक्लेरेशन, G20 घोषणा पत्र अगर आप पढ़ेंगे तो G20 घोषणा पत्र में कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके माध्यम से यह कहा जा सकता है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ कर रही है, ठीक है। भारत के द्वारा अभी तक कई सारे ऐसे इनिशिएटिव लागू किए गए हैं जिससे वन वर्ल्ड का जो ग्लोबल सपना है, वन वर्ल्ड, वह चरितार्थ हो रही है, और वही तो हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, ठीक है। जैसे G20 देशों के लिए भारत ने एक सैटेलाइट, एक उपग्रह छोड़ने की बात कही है, तो ये सारे देखेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार करने में भारत लगा हुआ है। तो G20 का सेक्शन हो या मणिपुर, ये दो में से किसी एक का आंसर लिखना था। दोनों लिखा जा सकता है, इसे बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए जो लॉन्ग पूछा गया है।
भारत की समृद्ध विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत में एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के पूर्वानुमानित सकारात्मक व नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं, व्याख्या करिए। बहुत आसान प्रश्न है। यहां पर कॉमन सिविल कोड यूनिफॉर्म यूसीसी के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि अगर यूसीसी को लागू किया जाता है तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं। यूसीसी का भी नोट्स हमने प्रोवाइड कराया है इंडियन पॉलिटी सेक्शन के तहत। इंडियन पॉलिटी हो या साइंस एंड टेक हो, उसे करंट में पूछा जा सकता है अगर वह करंट का टॉपिक हो तो, ठीक है। तो आपको एक अलग अलग कैटेगराइज करके नहीं पढ़ना है कि इसे हम करंट में ही करेंगे, इसे पॉलिटी में ही करेंगे, नहीं। अगर यूसीसी न्यूज में बना हुआ है तो यूसीसी टॉपिक भले इंडियन पॉलिटी का हो, लेकिन अगर न्यूज में बना हुआ है तो करंट अफेयर के तहत भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि यहां पर पूछा गया है। और बिल्कुल आसान प्रश्न पूछा गया है कि यूसीसी के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट है। बहुत आसान प्रश्न है और अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया जा सकता है। हमने नोट्स में भी काफी बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड कराया था, ठीक है। इसका या करके जो प्रश्न पूछा गया है वह भी आसान प्रश्न है। इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के विशेष संदर्भ में भारत की उभरते हुई अंतरिक्ष शक्ति की स्थिति अंतरिक्ष अन्वेषण में की गई उम्मीदों और उपलब्धियों से कैसे मेल खाती है। वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर प्रमुख खिलाड़ी बनने की भारत की यात्रा में इस मिशन के लक्ष्यों एवं भूमिका का विवेचन करिए। हमने यह इसका भी आंसर प्रोवाइड किया था, लेकिन एक बात है कि चंद्रयान 3 के विशेष संदर्भ में हमने नोट्स को प्रोवाइड नहीं कराया था, लेकिन इसरो किस प्रकार से वैश्विक अंतरिक्ष पटल पर वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर पाई है खुद को, इसके बारे में हमने प्रोवाइड कराया था। यहाँ पर जो प्रश्न है वह आपका चंद्रयान 3 से संबंधित प्रश्न है और चंद्रयान 3 के लक्ष्य और भूमिका के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो यह भी एक करंट का प्रश्न है, चाहे वह यूसीसी, देखिए करंट अफेयर के तहत भी कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिसे आसानी तरीके से आप हल कर सकते थे। जैसे यूसीसी पर प्रश्न पूछा गया, उम्मीद है कि इसे आप करके गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। G20 पे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, चंद्रयान 3 पे भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मणिपुर संकट पे भी प्रश्न पूछा गया है। इन 4 टॉपिक पे प्रश्न पूछे गए, 4 में से 2 पर आपको उत्तर लिखना था, या करके पूछा गया है। तो ये चारों टॉपिक ऐसे हैं जिसे हर कोई अभ्यर्थी उम्मीद के अनुसार ये करके गए होंगे और दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। ये सारे हमने आंसर राइटिंग पेड बैच में भी इन सभी पे आंसर राइटिंग हमने कराया था। तो जो भी नोट्स परचेज किए होंगे उनसे तो मुझे उम्मीद है कि कहीं कोई दिक्कत उनको नहीं हुई होगी। अब कल का सेक्शन है, कल आप लोग अच्छे से रिवीजन करके एग्जामिनेशन में जाइएगा और अच्छा अपना परफॉर्मेंस करिएगा, ठीक है। इसके बाद डीआई का सेक्शन आता है, तो डीआई का डिस्कस करना, हमने इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर पर भेज दिया है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर को आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल IASPCS सेंटर को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए फ्री में गाइडेंस वीडियो अवेलेबल कराई जाती है, जो कि आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर पर आपको भेजा जा चुका है। आप लोग उसे डाउनलोड करके वहां से पढ़ें और जो भी डीआई का सेक्शन है उसे आप लोग हल करने का प्रयास करें। सिर्फ प्रश्न देखकर पीडीएफ को कलेक्ट नहीं करना है, आपको इसको डीआई को सॉल्व करना है, ताकि आप प्रेशर में किस प्रकार से सॉल्व कर पाते हैं या अभी क्षमता आप में डेवलप हो सके। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।